स्वागत है आपका तर्क आईएएस स्पेशल चैनल में। मेरा नाम आशीष और आज हम बात कर रहे हैं पीटी 365 इकोनॉमिक के लेक्चर के ऊपर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंडिया स्टेट डेफिसिट के ऊपर होगा। धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। आईएमएफ के ऊपर, डब्ल्यूटीओ के ऊपर, इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर, जो वर्ल्ड बैंक है उनके कैसे कैसे रोल रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कैसे कैसे रोल रहा है, इनके ऊपर बात करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने बात किया था कि कैसे एक यूपीआई पावर इंडिया का एज ए इंटरफेरेंस जो इंटरनेशनल लेवल पे होने लग गया, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो जा रहे हैं, कैसे एक बीएस बैंक की एक पूरी एसोसिएशन कैसे काम कर रही है, उसके ऊपर जो स्विट्जरलैंड बेस्ड है। तो इन चीजों के ऊपर हम अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि एक्सटर्नल सेक्टर में इंडिया का क्या क्या रोल रहा है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है इंडिया स्टेट डेफिसिट। ठीक है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट क्यों होता है इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। सबसे पहला कुछ एक स्टैटिस्टिक के ऊपर बात करते हैं, कैसा स्टैटिस्टिक चल रहा है। सबसे इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है, पूछ लेता है इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करके पूछ लेता है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, देखिए सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग पार्टनर अपने साथ वो है चाइना, फिर यूएसए, फिर यूएई, फिर रशिया, फिर सऊदी अरेबिया। एट लीस्ट चार तो याद रखिए। तो क्या आपको चार? चाइना, यूएसए, यूएई, रशिया, बस। इंडिया ट्रेड डेफिसिट सबसे ज्यादा किसके साथ है? सेम चीज है, चाइना के साथ, रशिया के साथ। अब बताइए मुझे रशिया के साथ क्यों सबसे ज्यादा है? ठीक है, कोई कमेंट करके बताना। फिर साउथ कोरिया के साथ, फिर हांगकांग के साथ। ठीक है, अब इंडिया ट्रेड सरप्लस किसके साथ है? यूएस के साथ है, नीदरलैंड के साथ है, यूके के साथ है, बेल्जियम के साथ है और इटली के साथ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से फॉलो कर रहा है। ये आपके हो गए तीन जो हाईली इंपैक्टेड है और ये जरूर पूछा जाएगा इस बार के प्री में, तो आप इसको जरूर स्टार मार्क कर लीजिए। इवन मैंने किया भी है, इसको स्टार मार्क करके याद जरूर रखना। ठीक है, दूसरा है डब्ल्यूटीओ का वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इंडिया 8th रैंक इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में और 18th रैंक इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में और 7th रैंक है सर्विस सेक्टर में। एज इट इज याद कर लीजिए, अगर प्री में नहीं काम आएगा तो एटलीस्ट मेंस में तो जरूर काम आएगा। ठीक है, दोनों के लिए कोई डिफरेंट नोट्स नहीं बनेंगे, एक में ही बनेंगे, तो इसको जरूर याद रख लेना। व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? सिंपल चीज होती है, ये हो गया आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर आपका इंपोर्ट बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो इंपोर्ट में आप पैसा पे कर रहे हो दूसरे कंट्री को, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा आपका ट्रेड डेफिसिट। तो एक्सपोर्ट आपका, इंपोर्ट आपका ज्यादा हो गया, एक्सपोर्ट आपका कम हो गया। ठीक है, देयर हैज अ मेनी रीजन कि इंपोर्ट किस लिए ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट किस लिए कम हो जाता है। अब द फैक्टर ऑफ ड्राइविंग इंडिया स्ट्रेट डेफिसिट क्या क्या है? राइजिंग इंपोर्ट्स है, जैसे बताया आपको। इसमें क्या है? गोल्ड है, क्रूड ऑयल्स है, कंजम्पशन पैटर्न है, लग्जरी गुड्स। आजकल वेस्टर्न, आजकल जब से नेटफ्लिक्स, अमेजोन जैसी कोई कंपनी आई है, बहुत अच्छा आउटपुट दे रहा हूँ। ये क्या कर रही है कि वेस्टर्न कल्चर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है इन इंडिया में। उससे क्या हो जा रहा है कि वो जो एडवर्टाइजमेंट दिखा रही है, हम उनसे इंस्पायर होकर हम वही चीज खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। रादर हम अपनी कंट्री में छोड़ के अब हम बाहर की कंपनी जैसे नाइकी को अच्छे से फोकस कर लेंगे, या तो फिर कोई अच्छी बाटा कंपनी को फोकस कर लेंगे। बाटा भी नो डाउट है फॉरेन कंपनी है, मगर बस आपको पता नहीं है। तो ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर हम फोकस कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल फैक्टर क्या है? सब ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ करने के लिए भी एक्सपो इंपोर्ट करना पड़ता है, उनके कुछ मशीनरी मंगाने, कुछ ये मंगाने। यहाँ पे ये जो इंपोर्ट होता है, यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट होता है, ये पॉजिटिव होता है क्योंकि आपने अपने यहाँ पे स्किल डेवलप करने के लिए मंगाया। एट द एंड आप जितना जितना स्किल डेवलप करोगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। फिर है डोमेस्टिक पॉलिसीज कौन कौन सी होती है कि कौन कौन से पॉलिसीज में कौन कौन से प्रोडक्ट को आपने बैन किया एक्सपोर्ट करने से, उसको हटाइए। फॉर एग्जांपल के लिए बीच में चल रहा था बासमती। बासमती क्या करता है? हमारा ट्रेड प्लस बढ़ाता है क्योंकि फॉरेन जितने भी कंट्रीज हैं वहां पे बासमती का बहुत ज्यादा बोलबाला है इंडिया के। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा अदर्स। अदर्स में क्या क्या था? नॉन टैरिफ बैरियर, टैरिफ बैरियर कर रहे हैं हम किसी एक कंट्री के साथ, टैरिफ के एक कुछ एग्रीमेंट चल रहे हैं और अदर एक्टिविटी के वजह से हमारी ये इम्पैक्ट होता है। ठीक है, इन्हीं चीज के ऊपर बात किया है। इनिशिएटिव्स टू प्रमोट, कौन कौन से इनिशिएटिव है? रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, आरओ डेप्ट स्कीम्स। ये क्या करता है? ये रिफंड करता है टैक्सेस। जितने भी आप कोई भी चीजें करते हो, एक्टिविटी जिसमें टैक्स जाता है, कोई नई नई कंपनी, उसको 2-3 साल के लिए टैक्स की बेनिफिट मिल जाती है। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म है, ई प्लेटफॉर्म बना के रखा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने। एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, एम टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बाय द इंडियाज एक्सपोर्टर्स है। रियल टाइम एक्सेस ट्रेड मिल जाता है इसके अंदर ही। इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ अ फॉरेन ट्रेड के ऊपर आईआईएफटी, ये क्या कर रहा है? प्रीमेबल एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन फोकसिंग ऑन द फॉरेन ट्रेड के ऊपर है। कब स्टैब्लिश्ड हुआ था आईआईएफटी? ये 1963 में ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता था, डीम टू यूनिवर्सिटी स्टेटस है। ठीक है,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर चलता है। अब देखिए जो एफडीआई होता है और एक होता है एफआईआई, ठीक है। एफडीआई का मतलब क्या होता है और एफआईआई का मतलब क्या होता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। अब मुझे ये बताइए ग्लोबल लेवल पे इंडिया का एफडीआई में रैंकिंग कितना है और फर्स्ट पे कौन सी कंट्री जिसका एफडीआई, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स है यहाँ पे, आप उसको बस ध्यान से देखिए क्योंकि यही फैक्ट्स घुमाता कैसे मैं अभी आपको बता दूंगा। एफडीआई इनफ्लो इन 2023-2024 कंडक्टेड बाय द 3.49% टू 44.42 बिलियन। अब यहाँ पे 44.42 बिलियन की जगह पे लिख देगा 144.42 बिलियन और आपको लगेगा भाई ये तो सही है। यूपीएससी ऐसे एक ऑप्शन जरूर बनाएगा और आपको लगेगा इतना फैक्ट्स कौन याद रखता है। कोई फैक्ट्स नहीं याद रखना, बस ये आपको ये याद रखना है 2 डिजिट में, 3 डिजिट में नहीं है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ये 2 डिजिट में है ना कि 3 डिजिट में, बस दैट्स इट। चलिए अब बात करते हैं आगे। एफडीआई ट्रेंड्स क्या रहा है इन ऑर्डर्स में। टॉप स्टेट रिसीविंग जो एफडीआई रिसीव करता है वो है पहले पे महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर कर्नाटका। फिर सेक्टर रिसीविंग हाईएस्ट एफडीआई कौन कौन से सेक्टर है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सर्विस सेक्टर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं। टॉप सोर्स कहां से एफडीआई का इंडिया में, सबसे पहला सिंगापुर, मॉरिशस, फिर यूएसए। एफडीआई इक्विटी इनफ्लो इनटू इंडिया 2000 से और 2024 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताया। टॉप 3 कंट्रीज कौन सी, मॉरिशस है, सिंगापुर है, यूएसए है। टॉप 3 सेक्टर कौन से हैं, सर्विस है, कंप्यूटर है और ट्रेडिंग है। एज इट इज याद कर लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था। इसके आगे तो चलो चलता रहेगा। डीपीआईआईटी इज अ नोडल डिपार्टमेंट टू फॉर्मुलेट एफडीआई पॉलिसीज। एफडीआई की अब पॉलिसीज 2 तरीके से, एक तो होता है ऑटोनोमस रूट, ऑटोमेटिक रूट, दूसरा होता है गवर्नमेंटल रूट। ऑटोमेटिक रूट में आपको ऑटोमेटिकली सब परमिशन मिल जाती है, जैसे उसके अंदर बताया है कि गवर्नमेंट को अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन गवर्नमेंट रूट में गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ जाती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर होते हैं जिसमें गवर्नमेंट को अप्रूवल लेना पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे बताइए न्यूक्लियर सेक्टर, और कोई है जरूर मुझे कमेंट करना। डिफेंस का है। एफडीआई इज अ लार्जली नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल इनफ्लो होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपकी एक कंट्री है, आपने उस कंट्री में एक कोई फॉरेनर कंट्री ये चाहती है कि मैं यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करूँ। अब उसको वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफडीआई लेना पड़ेगा। एफडीआई क्या हो जाता है कि आपने एक फॉरेन कंपनी जो है, इस कंपनी में इधर अपनी कंट्री में कोई कंपनी बनाना चाह रही है, तो उसको जो यहाँ पे कंपनी रखने के लिए जो पूरी फैसिलिटी मिल जाएगी और उसमें जो उसने इन्वेस्ट कर दी है, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये ए कंपनी हो गई और बी कंपनी हो गई। ये ए कंपनी बी कंपनी में कुछ पैसा डाल रही है। अब ये ए कंपनी जो है ये फॉरेनर कंपनी है। अब इसमें जो बी में पैसा डाला वो उसका एफडीआई हो गया। अब उसने एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डाला तो वो जल्दी भागेगी नहीं। इक्विटी जो एफआईआई होता है ये क्या करती है, ये जल्दी भाग जाते हैं। किस लिए भाग जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आज नहीं तो कल ये शेयर मार्केट गिरेगा और शेयर मार्केट गिरेगा तो ये अपना पैसा लेके निकल जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हॉट मनी, ठीक है। तो ये हॉट मनी हो जाता है। इतना समझ गए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहां कहां पे एफडीआई नहीं अलाउड, इसको जरूर याद रखना। लॉटरी बिजनेस में, गैम्बलिंग में, बैटिंग में, चीट फंड में, निधि कंपनी में, ट्रेडिंग एंड और ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स में। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, इस कंपनी का नाम हर कोई जानता होगा, 1x बेट, ठीक है। अब बताओ ये एफडीआई है, हाँ है। क्या ये बैटिंग में करती है, हाँ करती है। तो कैसे गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दे दिया, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। कंपैरिजन देखिए, एफडीआई, एफपीआई, एफपीआई, एफआईआई होता है, वही एफपीआई है, पोर्टफोलियो हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, इनटू अ बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्रीज, ये तो सेम चीज ये भी हो जाता है। फिजिकल एसेट्स यहाँ पे होल्ड करते हैं एफडीआई, यहाँ पे फिजिकल नहीं फाइनेंशियल एसेट्स होल्ड करते हैं, शेयर मार्केट का वो बताया था। कंट्रोल इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल, ये नो कंट्रोल होता है एफपीआई। हाई रिस्क है लॉन्ग टर्म के लिए, लो रिस्क है क्योंकि भाई पैसा बड़ा तो भाग जाते फटक से लेके, और मोर स्टेबल है, हाईली वर्टाइल है, ठीक है। चलिए अब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीस के ऊपर बात करते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन कैसे इंडियन रुपीस का होने वाला है। आरबीआई हाईलाइटेड एनेबलिंग अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू अ स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी। ये करेंसी निकाली किसने, आरबीआई ने। किनके लिए, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, ठीक है। एंड स्पेशल रूपी वेस्ट्रो अकाउंट, और एक दूसरा है स्पेशल रूपी वेस्ट्रो अकाउंट। ये क्या करेगा,
सपोज बैंक ए बैंक बी है, बैंक ए जो है स्विट्जरलैंड में है, बैंक बी इंडिया में। अब ये दोनों को जो भी ट्रांजेक्शन करना है, दोनों एक दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन करेगी, अब वो हो जाएगा INR, मतलब इंडियन नेशनल रुपीज में। ठीक है ना, इतना याद रहेगा। यहीं पे इन चीजों को अच्छे से समझाया मैंने आपको, बहुत शॉर्टकट में बहुत इजीली समझा दिया। ठीक है, अबाउट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसीज के बारे में, करेंसी दैट इज यूज्ड एंड हेल्ड बियॉन्ड द बॉर्डर, वही बात हुई थी। INR should be widely used as an international transaction, easily convertible, and country should have a stable financial market. ऑब्वियसली अगर आप कोई रुपीज एक दो कंट्री के बीच में अगर एक्सचेंज हो रहा है तो उसके लिए आपका काफी स्टेबलाइज्ड मार्केट भी होना चाहिए, तभी तो आपका रुपीज भी एक जगह पे स्टेबल हो पाएगा। इतना समझ गए। चलिए, बेनिफिट ऑफ रुपीज इंटरनेशनलाइजेशन के ऊपर बात करते हैं। रिड्यूस वनरेबिलिटी को होता है, रिड्यूस डॉलर डिमांड, लोअर बिजनेस जितने भी कॉस्ट होंगे उसको करेगा, लोअर रिजर्वेशन नीड्स होगी। ठीक है, इन चीजों के ऊपर वो बात करते करते धीरे धीरे चलता रहेगा। अगर कोई आवाज आ रही होगी तो सॉरी दोस्तों, कुछ काम चालू है इसके लिए ऐसा हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फुल्ली कन्वर्टेबल इन करंट अकाउंट बट पार्शियली इन कैपिटल अकाउंट। अब मुझे कोई ये जरूर कमेंट करके बताइए कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। जिनको नहीं पता है वो हमारा लेक्चर देखे, कौन सा वाला 90 डेज का प्रोग्राम, उसमें हमने ये सब चीजों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स को वहां पे कवर किया। यहाँ पे कवर करूंगा तो लेक्चर बड़ा होता है, फिर कोई देखता नहीं है। स्पेशल वेस्ट्रो रूपी अकाउंट, जिसके बारे में मैंने अभी ऊपर आपको बता दिया, 22 कंट्रीज है भी जो साइन किए, उनके साथ हमारे साथ INR में हो रहा है पूरा ट्रांजेक्शन। इंक्लूजन ऑफ INR इन कंटिन्यूअस लिंक सेटलमेंट्स। ठीक है, ये क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर द सेटलमेंट ऑफ अ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन ऑन द पेमेंट एंड पेमेंट बेसिस। दैट्स इट। चलिए, अभी एक है ग्लोबल बैक्ड करेंसी, कौन सी आई है, जिग। जिग की एक किसने निकाला है, जिम्बाब्वे ने। क्या है ये, जिग एक गोल्ड बैक्ड करेंसी है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जिम्बाब्वे गोल्ड करेंसी। ये क्या हो जाती है, ये एक करेंसी होती है जिसमें गोल्ड रिजर्व के तौर पे रखा जाता है और गोल्ड का एक इंटरनेशनल वैल्यू है, तो बस इसी नाम पे जिग ने निकाला है, जिम्बाब्वे ने। फिएट करेंसी क्या होती है, जिसका एक फेस वैल्यू होता है, पहली चीज। दूसरा, जो कि लीगल टेंडर होता है। क्या कोई नोट आपका लीगल टेंडर, ऑब्वियसली है, RBI की गवर्नर इसलिए उसके ऊपर साइन की है। इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई डिमांड, इज नॉट सपोर्टेड बाय द फिजिकल कमोडिटी। ये हो जाएगा आपका फिएट करेंसी का चल रहा है। इट गिवन अ सेंट्रल बैंक मोर कंट्रोल टू प्रिंट रिक्वायर मनी। अब आप यहाँ पे सोचिए, सेंट्रल बैंक को ही क्यों पावर दिया, स्टेट गवर्नमेंट को क्यों, या कोई गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिया। गवर्नमेंट का काम क्या है, फिस्कल पॉलिसी बनाना, और बैंक का काम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। तो ये जितनी भी एक्टिविटी हो रही है फिएट करेंसी की, ये क्या है, मॉनेटरी है। तो मॉनेटरी कौन मॉनिटर करेगा, बैंक करेगी। कौन सी, सेंट्रल बैंक, RBI। अब चलते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। अब ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था US में। यहाँ से दो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन निकल के आई थी, एक थी IMF और एक थी वर्ल्ड बैंक। अब मुझे बताइए दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। कब हुआ था ये, 1944 में हुआ था। टू एग्री अपॉन अ सीरीज ऑफ न्यू रूल्स एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर से 44 नेशन इसके अंदर पार्टिसिपेट किए थे, तब बना था ये। क्रिएशन ऑफ ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल IMF बताया था आपको। दूसरा IRBD बाद में ये बैंक का ही एक हिस्सा हो गया, किसका, वर्ल्ड बैंक का। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम होती है यहाँ पे, फिक्स्ड वैल्यू रखी जाती है हर एक करेंसी की। वो करेंसी पहले करेंसी था, अब फिर गोल्ड हुआ, अब US डॉलर हो गया। अब IMF के ऊपर बात करते हैं, देखिए। ठीक है, IMF क्या करता है कि IMF जो भी स्टैब्लिशमेंट है वो भी 1944 से आया था। ये सब कैनेजियन इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये कैनेजियन एक केनिस्ट थे, उन्होंने लाया था ये कॉन्सेप्ट को, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। तो IMF और वर्ल्ड बैंक एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए IMF का क्या रोल रहा है। ये क्या करता है, एक्सचेंज फंड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, किसके बीच में, मेंबर कंट्रीज के बीच में। नॉन मेंबर कंट्रीज को दे सकता है जब उसका मन करेगा। अब एक्सचेंज फंड फैसिलिटी क्या होती है, असिस्ट टू कंट्री एक्सपीरियंसिंग अ सीरियस पेमेंट इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल इमीडिएट। ठीक है, उसके बाद स्लो ग्रोथ हो रही है एंड ऑन इनहेरिटेंस वीक बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका एग्जांपल है श्रीलंका।
आप श्रीलंका में देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, उस इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए क्या किया गया था, आईएमएफ बोल रही थी ना मैं आपको पैसा देती हूँ। तो आईएमएफ कब पैसा देती है, जब आपका इकोनॉमिकल क्राइसिस हो या आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छे से पेमेंट ना हुआ हो, आपके पास बहुत कम पैसा बचा हो, बस उसी टाइम पे आईएमएफ आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। समझ गए भाई, यही सब चीजें है, आपको यही सब चीजें याद रखनी है, ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बोल देगा कि आईएमएफ डेवलपमेंट के लिए डालती है, अब आपको लगेगा जनरल स्टेटमेंट है और आप सही मार के आ जाओगे, वहीं पे आप गलत हो जाओगे। बस अबाउट आईएमएफ लीडिंग के ऊपर क्या, फाइनेंशियल सेक्टर टू कंट्रीज हिट बाय क्राइसिस, आईएमएफ डज नॉट लैंड्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। जनरल रिसोर्सेस अकाउंट्स होगी जिसमें जीआरए और नॉन कंसलेशन मार्केट ऑफ इंटरेस्ट रेट है। पॉवर्टी रिडक्शन के ऊपर काम करेगी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल ट्रस्ट के ऊपर काम करेगी, ये उसके वर्क डिपार्टमेंट है। ठीक है। दूसरा गोल्ड ट्रेंचेस देती है। गोल्ड ट्रेंचेस का मतलब ये होता है कि हर एक कंट्री अपना कुछ गोल्ड रिजर्व करवाता है आईएमएफ के पास, ताकि उसको वोटिंग राइट उस हिसाब से मिले। बस दैट्स इट, और उसी के बेस पे क्रेडिट भी मिलता है। अब आईएमएफ कब स्टैब्लिश हुआ, सॉरी 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी में। क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो पे क्यों नहीं करता, माइक्रो पे उस गवर्नमेंट का काम है, जिस गवर्नमेंट, जैसे इंडिया है, इंडिया के अगर आप चाइना सॉरी श्रीलंका का एग्जांपल है, श्रीलंका क्राइसिस में चल रही है, तो माइक्रो लेवल पे आईएमएफ मैप को हेल्प कर देगा। माइक्रो लेवल पे, माइक्रो हाँ एमआई, माइक्रो लेवल पे कौन करेगा, खुद श्रीलंका की गवर्नमेंट। बस इतना ही था। अब यहाँ पे एक सबसे अच्छा एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी, जिसमें 24 मेंबर होता है, जो कि एडवाइजरी बोर्ड होती है। पहला चीज ये के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जिसमें 25 मेंबर होता है। फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है जिसमें एक गवर्नर होता है और एक अल्टरनेट गवर्नर होता है। दैट्स इट। कौन कौन सी मैगजीन है इनकी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है। वर्ल्ड बैंक के ऊपर चलते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो ये क्या करता है, लीव फॉर बिजनेस, ये डेवलपमेंट में मदद करेगा। कब इनिशिएट अच्छे से, मतलब WG जो कब है, कब से अच्छे से इनिशिएट हुआ था, जो गारंटीज कंसोलिडेशन ये हुआ था 2024 से इनिशिएशन कर दिया गया था। मीगा, मीगा क्या, इसका एक पार्ट है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसके बारे में आगे बात ही करेंगे। वर्ल्ड बैंक गारंटी प्रोवाइड, हाँ, प्रोवाइड टू अ प्राइवेट लेंडर फॉर अ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रिक्वायर अ लार्ज लोन, फेस सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड सोवरेन रिस्क। तो यहाँ पे ये वर्ल्ड बैंक आकर हेल्प करता है। अब देखिए वर्ल्ड बैंक का जो सबसे बड़ा रोल है, एक तो 1944 में स्टैब्लिश हुआ था, सेम चीज इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी में। क्यों है, क्योंकि 2 समिट हुए थे 1944 में, एक समिट हुआ था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, वहां से दोनों बन के आए हैं। बस इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। जो इम्पोर्टेंट है वो है वर्ल्ड ग्रुप के, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 जो इसके एक हैंड है। सबसे पहला कौन सा है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, IRBD, जरूर याद रखना, हाईली इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्या करता है ये, प्रोवाइड करता है लोन, फाइनेंशियल सर्विस टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्थी फॉर लोअर इनकम कंट्रीज के लिए। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन बनाया गया, ये क्या करता है, कंसेशन लोन टू एंड ग्रांट वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज के लिए। फिर उसके बाद बना IFC, याद रखिए एज इट इज ऐसे ही फैक्ट्स आएगा, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज में। IFC क्या है, IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा, मीगा क्या करती है, एक पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस उसका प्रोवाइड करेगी, क्रेडिट एनहांसमेंट देगी, प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज में, ये सब में मदद करती है मीगा। ठीक है। लास्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्प्यूट्स मैकेनिज्म भी होना चाहिए। कल को एक फॉरेनर ने किसी एक कंट्री को हेल्प किया, बाद में वो कंट्री मुकर गई, भैया मैं पैसा नहीं दूंगी, तो उसके लिए एक डिस्प्यूटल मैकेनिज्म आ गया। समझ गए ना। अब चलते हैं WTO के ऊपर। WTO है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको करने के बाद हमारा लगभग खत्म ही हो गया। ठीक है। देखिए WTO का क्या है, ये है मार्कस एग्रीमेंट, मार्क 13th एनिवर्सरी ऑफ 2024 में हो गई थी। क्यों, क्योंकि मार्कस मॉर्कोस एग्रीमेंट आया था जिसमें एग्रीकल्चर के ऊपर बात हुई थी, जिसको उरुग्वे राउंड भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये फॉर्मेट हुआ WTO का फॉर्मेट 1995 में। इसके पहले क्या था, गेट था। गेट क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के ऊपर है। बस दैट्स इट, इतना ही है। अब की डेवलपमेंट एसोसिएशन विथ एसोसिएटेड विथ WTO, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक 2023 ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के ऊपर है। टॉप 5 एक्सपोर्टर कौन है एग्रीकल्चर में, यूरोपियन यूनियन है, US है, ब्राजील है, चाइना है, कनाडा है। तो इंडिया कितने रैंक पे आता है, इंडिया 8th रैंक पे आता है। जरूर याद करना, हाईली इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा तो फिर सर घूम जाएगा। मैंने हाईलाइट भी कर दिया, आपको ध्यान रहेगा। ठीक है ना।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट के ऊपर हो गया था, 8th रैंक पे आ गया। इंडिया से एक्सपोर्ट कितना हो गया, 51 बिलियंस में। अब ये देखिए जितने भी टॉप के जो 10% जो टॉप के 10 वो है एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर के, वो ऑलमोस्ट 90% डोनेट करते हैं एज एग्रीकल्चर में, एक्सपोर्ट में। ठीक है, एड फॉर ट्रेड इनिशिएटिव के ऊपर बात है। एड फॉर ट्रेड एक्शंस सपोर्टिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ अ क्लीन एनर्जी। एड फॉर ट्रेड इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है जिसमें हांगकांग मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में ये हुआ है, ओरिजिन हुआ है वहां से, बस उसी के ऊपर है। एंटी डंपिंग, पता है डंपिंग क्या होती है, कोई कंट्री अपना कितना प्रोडक्ट डंप कर रहा है दूसरे कंट्री में, बस इसके ऊपर बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ईयरफोन का पैकेट है, मेरे यहाँ पे ये ईयरफोन मिल रही है 100 रुपए में, मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मगर 80 रुपए में, तो 20 रुपया गवर्नमेंट अपनी जेबे में से भर रही है। अब ये वो चाहती है कि यही प्रोडक्ट यूएस में मिल रहा है 120 रुपए में, अब मैं यही प्रोडक्ट 80 रुपए में बना रहा क्योंकि मेरे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो जा रही है। ये क्या होगा फिर, मैं अपना प्रोडक्ट वहां पे डालने लगूँ तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि सस्ता है, चीप है, क्वालिटी अच्छी है, तो 80 रुपए में हर कोई खरीदना चाहेगा, तो फटाफट ये डंप होना चालू है। मतलब एक कंट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट जाने लगेगा, ऐसा लग रहा है होगा कि किसी ने डंप कर दिया है, बस इसी को बोलते हैं डंप। अब इसको रोकने के लिए एंटी डंपिंग मतलब टैरिफ लाना पड़ जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाने लग जाता है, बस इसी के ऊपर बात की है। वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ अ नॉन टैरिफ मेजर्स में आफ्टर यूएसए के बाद, तो ये फैक्ट जरूर याद रखना, यूएसए के बाद इंडिया ही है जिसके ऊपर नॉन टैरिफ बैरियर बहुत कम है, बहुत ही है, कम है। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हैं जिसमें 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, MC13 कहाँ पे हुआ था, अबू धाबी में। ये किस में, एमएसपी पे बात करते हैं। एमएसपी पे कौन सा एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ था, बाली में। बाली कहाँ है, इंडोनेशिया में, बस इतना चीजें याद रखिए। बाली राउंड हुआ था जिसमें बात किया गया कि सब्सिडी डेवलपिंग कंट्रीज को कितना अलाउड किया है, 10%, डेवलप कंट्रीज को कितना किया है, 5%। कौन से बेसिस पे कैलकुलेट होता है, 1986 से लेके 1988 की बेस पे होता है। ठीक है, अब बताइए कि एग्रीकल्चर कौन से बॉक्स में आता है WTO के, एम्बर में आता है, येलो में आता है, ग्रीन में आता है, बताए ना जरूर। ग्लोबल डिवाइड ओवर PSH के ऊपर क्या है, इंक्रीज इन डी मिनिमाइज लिमिट्स है। उरुग्वे अराउंड होता है जिसमें मार्केस आया था 1994 में, बताया था आपको, तो इसमें क्या टेरिफिकेशन, टैरिफ रिडक्शन एंड एक्सेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है। अब आ जाते हैं देखिए डोमेस्टिक सपोर्ट इन एग्रीकल्चर द बॉक्सेस के ऊपर, कौन कौन से है। पहला है एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स आपको क्या कहता है, एक तो डोमेस्टिक सपोर्ट दे रहा है, मेजर फॉर कंसिडरेशन टू रिसोर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड के ऊपर। ब्लू बॉक्स है, एनी प्रोडक्ट दैट वुड नॉर्मली बी इन द एम्बर बॉक्स इज प्लेस्ड इन द ब्लू बॉक्स। इन द सपोर्ट ऑल्सो रिक्वायर फार्मर्स टू लिमिट अ प्रोडक्शन। ठीक है, ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी must not distort trade or at most cause minimal distortion, बस। अब WTO एग्रीमेंट ऑन फिशिंग सब्सिडीज के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जेनेवा पैकेज है, जेनेवा पैकेज के तौर पे ये आया था। ठीक है, ये कहाँ पे 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी WTO की 2022 में, कहाँ पे हुई थी, जेनेवा में हुई थी। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, बस इससे ज्यादा आप कुछ करिए भी मत। ट्रिप्स एग्रीमेंट के ऊपर, ट्रिप्स क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर है आपके, तो इसका क्या नाम है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कभी आया था ये सामने, ये आया था 1995 में जनवरी के। ठीक है, मार्केस एग्रीमेंट के बाद ठीक ये आ गया था WTO के। ये क्या करता है, ये इसका काम जो सबसे बड़ा यही है कि कैसे एक जितने भी आपके प्रॉपर्टी राइट्स हो गए, मतलब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो बस उसको कंट्रोल करेगा। तो बर्न कन्वेंशन और बॉर्न कन्वेंशन दोनों अलग है। बर्न कन्वेंशन स्पेशली बात करता है आपके प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, कॉपी राइट्स के ऊपर, ठीक है, आपके ट्रेड राइट्स के ऊपर। इतनी चीज को याद रखिए। डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम इसने भी बनाया है, कंपलसरी लाइसेंसिंग इधर भी हो रही है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों।